गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सुबह वाले वीडियो में हम लोगों ने 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरी के देखे थे। अब यहाँ पर हम जो छठा प्रश्न है वो देखेंगे। छठा हमारा जो प्रश्न है वह है वनों से होने वाले प्रमुख लाभ। वनों से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर दूसरी प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि वन भारत के लिए वरदान है, सत्यापित कीजिए। तो या फिर तीसरा प्रकार इसका रहता है वनों से होने वाले 6 लाभ। 6 लाभ जब पूछे जाते हैं तो 3 प्रत्यक्ष लाभ बताने रहते हैं और 3 अप्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जानते हैं थोड़ा कुछ शब्दों में वनों का महत्व। तो यहाँ पर डॉक्टर पीएच चटरवर्क के अनुसार वन जो है राष्ट्रीय संपत्ति है और हमारी सभ्यता के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई भी सभ्यता जो है वो बिना वन के फलती फूलती नहीं है। अब हम बात करते हैं वन की। तो न केवल वन हमें लकड़ी प्रदान करते हैं बल्कि कई प्रकार का कच्चा माल, पशुओं के लिए चारा, राज्य के लिए आय, ये सारे उसके प्रत्यक्ष लाभ हो गए। प्रत्यक्ष लाभ के अलावा इसके जो परोक्ष लाभ है, अप्रत्यक्ष लाभ है, वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो आइए एक एक करके हम इसके महत्व को 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला इसका जो लाभ है वो है प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ। तो पहले हम प्रत्यक्ष लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके जो प्रत्यक्ष लाभ है उसमें पहला है लकड़ी की प्राप्ति। तो वनों से लकड़ी की प्राप्ति होती है और लकड़ी गांव में रहने वाले लोगों के लिए, जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन भी है। वृक्ष से सागौन, साल, देवदार, चीड़, शीशम, आबनूस, चंदन आदि की लकड़ी भी प्राप्त होती है। तो पहला हमारा जो प्रत्यक्ष लाभ था वह था लकड़ी की प्राप्ति। दूसरा हमारा जो लाभ है गौण पदार्थों की प्राप्ति। गौण पदार्थ यानी वन से अनेक प्रकार के गौण पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें बांस, बेंत, लाख, राल, शहद, गोंद, चमड़ा, रंगने के पदार्थ और जड़ी बूटियाँ। ये दूसरा प्रत्यक्ष लाभ था वन का। तीसरा जो प्रत्यक्ष लाभ है वो आधारभूत उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री। जितने भी वन आधारित उद्योग है उनको कच्ची सामग्री भी वन से ही प्राप्त होती है, जैसे घास, सनोवर, बांस से कागज़, चीड़, स्प्रूस, सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालें व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन, केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। इस प्रकार से जो वन पर आधारित उद्योग है उनके लिए कच्चे माल की प्राप्ति भी यहाँ से हो रही है। अगला जो पॉइंट है इसमें वह है चारागाह। तो वन क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनके लिए उत्तम चारागाह भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। घास में जो घास फूस वनों में और जानवरों के लिए हरी पत्तियाँ, ये सब इससे प्राप्त हो रही है। रोजगार, अगर रोजगार की हम बात करें तो भारत में 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका का स्रोत आज वन ही है। वन से जो कच्चे माल या पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं। करोड़ों व्यक्तियों को यहाँ से रोजगार की प्राप्ति हो रही है। ये 5वां इसका लाभ है वनों से रोजगार की प्राप्ति। छठा है राजस्व की प्राप्ति। सरकार जो है राजस्व और रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति वनों से करती है। 7वां जो पॉइंट है इसका है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। जब हम वन से बनने वाले पदार्थ जो है उनका विदेशों में निर्यात करते हैं, जैसे लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्यात, ये सब हम निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से 7वां जो लाभ है वह है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। आइए अब अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ। जेस कॉलिंस के अनुसार वृक्ष पर्वतों को थामे रहते हैं, पहला लाभ। तूफानी वर्षा को दबाते हैं, नदियों को अनुशासन में रखते हैं, झरनों को बनाए रखते हैं और पक्षियों का पोषण करते हैं। ये तो इन्होंने अपने हिसाब से बताई। अब यहाँ पर कुछ लाभ दिए गए हैं जिनको हम एक एक करके जान लेते हैं। तो जो पहला लाभ है इसका वह है जलवायु को सम बनाए रखना। जहाँ पर वन होंगे वहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी नहीं पड़ेगी, सर्दी में अधिक सर्दी नहीं पड़ेगी और मौसम हमेशा जो सम बना रहेगा। इस प्रकार से जलवायु को सम बनाए रखने का कार्य
वन करते हैं, ये अप्रत्यक्ष लाभ है पहला। दूसरा है वर्षा में सहायक। जहाँ पर वनों की कमी होगी वहाँ वर्षा समय पर नहीं होगी, कम ज़्यादा होगी, लेकिन जहाँ पर वनों की पूर्ति अधिक रहेगी उससे क्या होगा कि वन के ऊपर से जो गुजरने वाले बादल है वो नमी प्राप्त करते हैं और वहीं पर वर्षा कर देते हैं। तो दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ जो है वो वर्षा में सहायता करना। तीसरा है बाढ़ों से रक्षा करना। जहाँ पर वन होंगे पेड़ों से टकरा करके पानी का जो वेग है वो कम होगा और उससे क्या होगा कि धीरे धीरे नदियों के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा और बाढ़ का खतरा टल जाएगा। तो तीसरा जो लाभ है वह है बाढ़ों से रक्षा करना। चौथा लाभ इसका रेगिस्तान के प्रसार पर नियंत्रण करना। यदि हमें रेगिस्तान का प्रसार रोकना है, सरदार पटेल ने भी कहा था ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वन लगाने पड़ेंगे और वन संपदा के क्षय को रोकना पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि वन जो है वो मरुस्थल के विस्तार को पूरी तरह से रोक कर रखते हैं। ठीक है। पाँचवां भूमि के कटाव को रोकना। पाँचवां जो पॉइंट है वो भूमि के कटाव को रोकना। हम सब जानते हैं कि मृदा अपरदन बहुत तेज़ गति से वर्तमान समय में बढ़ रहा है। अगर इसे रोकना है तो वनों को हमें रोपित करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जंगल की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मृदा के पोषक तत्वों की कमी को भी पूर्ति करते हैं। ठीक है। अब अगला है उर्वर शक्ति में वृद्धि करना। जो भूमि की उर्वर शक्ति है उसमें भी वृद्धि करते हैं। इसकी घास फूस, पेड़ पौधों की जो झाड़ियाँ हैं, टहनियाँ हैं, ये सूख कर के, सड़ कर के, गल कर के मृदा में मिल जाती है, जिसके कारण जो है भूमि की उर्वर शक्ति में विकास होता है। ये छठा इसका लाभ है। सातवां लाभ है इसका और बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है प्राकृतिक सौंदर्य। वन जो है उससे देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है और वे देश के और विदेश के दोनों प्रकार के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे लाखों लोगों का रोजगार भी चलता है और सरकार को भी आय की प्राप्ति इससे होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला जो हमारे यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है वह है सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ये समाज नहीं पूछा है, इसमें सरकार पूछा है। तो सरकार के द्वारा वन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, आइए जानते हैं क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो भारत में ब्रिटिश सरकार थी, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश शासन यहाँ पर था 1894, तब पहली बार यहाँ पर वन नीति अपनाई गई थी। उसके अनुसार वनों की जो देख रेख है और जो विकास है वह हर राज्य में एक वन विभाग की स्थापना की गई और उसके द्वारा उसकी देख रेख की गई। ठीक है। शुरू में मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्ति था उनका, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति जब हमें हो गई तो हमारी जो भारत सरकार है उसने वनों के लिए क्या क्या कार्य किया, आइए जानते हैं हम। सरकार ने 1950 में केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। वन के संबंध में नवीन नीति भी बनाई गई। उसमें 4 प्रमुख बातें थी। 4 प्रमुख बातें कौन कौन सी थी कि वनों का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को बढ़ा करके कितना किया जाएगा, 33% करना है। वर्तमान में 15% पर पहुंच गया था वो, अभी 19% भी है कुछ राज्यों में, तो उसको बढ़ाकर कितना करना, 33%, ये लक्ष्य था। दूसरा, नए वन को लगाना। दूसरा क्या है, नए वन को लगाना। ठीक है। और तीसरा है वनों को संरक्षित करना। ठीक है। तीसरा क्या है, वनों को संरक्षित करना। और चौथा है वनों से संबंधित अनुसंधान करना, नई नई खोज करना वन से संबंधित। ये थी 1950 की नीति की प्रमुख बातें। वापस हमारी सरकार ने 7 दिसंबर 1988 में नवीन वन नीति की घोषणा की। इसके क्या उद्देश्य थे, तो पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतु और वनस्पति और जो प्राकृतिक धरोहर है उसकी सुरक्षा करना। ठीक है। लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर भी ध्यान केंद्रित करना। ये 3 प्रमुख बातें थी। 7 दिसंबर 1988 को सरकार ने वन की रक्षा करने के लिए एक नवीन वन नीति की घोषणा की उसकी। अब फिर देखते हैं वर्ष 1988 में वापस जो बनी थी उसको क्रियान्वित करने के लिए एक 20 वर्षीय वानिकी योजना तैयार की गई 1999 में। 1988 में 7 दिसंबर 1988 में जो वन नीति बनी थी, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं की गई।
क्रियान्वित कब की गई? 1999 में। जब 99 में की गई तो 20 वर्ष के लिए कार्य योजना वहाँ पर तैयार की गई। ठीक है, कार्य योजना में क्या किया गया? केंद्रीय वन आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े एकत्रित करना, सूचनाएं एकत्रित करना और तकनीकी सूचनाओं का प्रसार करना, ये इसका प्रमुख कार्य था। यानी कितने वन हमारे देश में, ये आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करना, फिर वनों की रक्षा कौन सी तकनीक अपना करके हम कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको प्रसारित करना। और कहाँ पर बाज़ार है जहाँ पर वन उपजों को हम बेच सकते हैं। इस तरह से ये प्रमुख बातें थी इसकी, जो 20 वर्षीय कार्य योजना बनाई गई। फिर भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन बनाया गया। वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध है उनका पता लगाना और उनको संगठित करना, ये 1971 में सरकार के द्वारा किया गया। फिर अगला कार्य वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना। भारत में सबसे पहले देहरादून में ये खोला गया। और अगर हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की तो ये भोपाल में, कहाँ पर? भोपाल में खोला गया। आई बात समझ में? हमारे यहाँ पर कहाँ है वो? भोपाल में। और देश का पहला देहरादून में। तो वनों से प्राप्त जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता लगाना और लोगों को जागरूक करना, शिक्षा देना, इसके लिए हमारे यहाँ 4 केंद्र खोले गए, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जबलपुर और बूहट में। ठीक है। क्राफ्ट कला अगला आता है। क्राफ्ट कला यानी लकड़ी से बनाई जाने वाली बहुत सारी चीज़ें, उसको क्राफ्ट कला कहा जाता है। तो राज्य सरकार के वन अधिकारियों और कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण दिया गया, इसलिए 1965 में देहरादून में क्राफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है। 5वां जो पॉइंट है इसका वह है भारतीय वन प्रबंधन की स्थापना करना, यानी नवीन व्यवसाय से संबंधित किस प्रकार से वन आधारित व्यवसाय हम कर सकते हैं उससे की नवीन जानकारी देने के लिए 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। और मध्य प्रदेश में भी केंद्र सरकार द्वारा भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर वन महोत्सव को बढ़ावा देना। 1950 में के एम मुंशी जो कृषि मंत्री थे उस समय के, उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। यह आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया और इसी के तहत 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो 1 से 7 जुलाई के बीच में हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई। ठीक है, ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। अब सामाजिक वानिकी यानी समाज के हर वर्ग को आगे आकर के और वृक्षारोपण करना चाहिए। खेतों की मेड़ पर, स्कूल में, कॉलेज में, सड़कों के आसपास, रेलवे लाइन के आसपास इसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिसे सामाजिक वानिकी नाम दिया गया है। फिर वन अग्नि नियंत्रण परियोजना। हमारे देश में वनों की रक्षा के लिए वन अग्नि नियंत्रण परियोजना भी लागू की गई है। जब वनों में आग लग जाती है तो उसका पता लगाना और उसकी रोकथाम करने के लिए चंद्रपुर महाराष्ट्र में, हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड में यूएनडीपी के सहयोग से, यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो वन अग्नि नियंत्रण परियोजना हमारे देश में जिसका संचालन किया जा रहा है उस किसके सहयोग से, तो वह यूएनडीपी के सहयोग से। ठीक है। वर्तमान में ये योजना हमारे यहाँ 10 राज्यों में चलाई जा रही है। अब अगली बात हम इसमें जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 10 पॉइंट मैंने आप बता दिए हैं, आपको केवल 5 पॉइंट तैयार करने हैं इसमें। संयुक्त वन प्रबंधन। देश के राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के नष्ट हुए वनों के विकास के लिए 35,000 ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों की स्थापना की गई है। यानी हमारे देश में 70 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन नष्ट हो गए हैं और उनको पुनः स्थापित करने के लिए 35,000 ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों की स्थापना की गई है। और अंतिम हम जानते हैं वन संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम 1980।
सरकार ने एक अधिनियम बनाया, कानून बनाया कि जो वन भूमि है वो सरकार की अनुमति के बिना वहाँ पर कृषि कार्य में उसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। और 4 भागों में वन को बांट दिया गया सरकार के द्वारा, सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम्य वन और वृक्ष समूह। प्रबंधन की दृष्टि से वनों के 3 वर्ग है, आरक्षित वन जिसका प्रतिशत हमारे यहाँ 52% है, सुरक्षित वन 32% है और अवर्गीकृत वन 16% है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। तो अगला जो प्रश्न है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, यह हमारा प्रश्न है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो वनों के साथ साथ वन जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत आदि की प्राप्ति मानव को होती है। वन के साथ साथ मानव ने वन्य प्राणियों का भी बेदर्दी से विनाश किया है। इससे वन्य जीव के अस्तित्व भी खतरे में पड़ गए हैं। बाघ, सिंह, हाथी, गैंडे आदि की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां पूर्णतः लुप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार से प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तक ज्यों का त्यों पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। इसलिए वन्य जीवों की उनके मूल प्राकृतिक स्वरूप में पनपने देने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया है। अब हम जानते हैं वन संरक्षण के कुछ उपाय। ठीक है, वन संरक्षण किन उपायों को अपना करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 उपाय प्रमुख दिए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वन संरक्षण के उपाय। पहला है, जो वन्य जीव हैं उनके जो प्राकृतिक आवास हैं उनको बिना हानि पहुंचाए ही नियंत्रित करना। हानि नहीं पहुंचाना है उनको, बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करना है। दूसरा, शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। जो लोग शिकार करते हैं वनों में उन पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा, जैवमंडल रिजर्व की स्थापना करना। चौथी बात है, जो लुप्त हो रहे हैं जीव उनका पुनर्स्थापना करना। उसके लिए राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य की स्थापना करना। वन्य जीव प्रबंधन की जो जितनी भी योजनाएं बनाई गई है उनको ईमानदारी से देश में लागू करना। और अगली बात है, वन्य जीवों के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं, उनको शिक्षित कर सकते हैं। जब प्रत्येक मानव जागरूक होगा, शिक्षित होगा, तो वह अपने आप ही इन सारी चीज़ों को समझने लगेगा। ठीक है, आप लोग सभी नोटबुक में इनको नोट कर लें। अगला जो हमारा पार्ट है वह भी इसी से संबंधित है, भारतीय संसाधन सेकंड। तो ये हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है।